हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। कोरोना वायरस जहां दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहीं चाइना में एक दूसरे वायरस ने भी दस्तक दे दी है जो इंसानों में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये वायरस 2009 में फैले H1N1 का ही एक नया रूप है जिससे करीबन 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी 2009 में। आज हम जानेंगे कि आखिर ये G4 वायरस होता क्या है और साथ ही साथ में जानेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है जो चाइना से इस तरीके के वायरसेस बार बार आते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। जैसे ही ये वायरस इंसानों में फैलना शुरू हो गया, वैसे ही दुनिया भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट की नज़र इस वायरस पे बहुत तेज़ी से नज़र बनाए हुए है और दुनिया भर का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। एशिया टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि चाइना फिर से वही वो गलती कर रहा है इस वायरस के स्प्रेड को छुपाने की जो उसने कोरोना वायरस में की। ये साइंस कैफे इन जापान का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि इस वायरस में वो सारे लक्षण हैं जो एक महामारी ला सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा प्रिंट मीडिया इस पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन चाइना जिस तरीके की गलती उसने कोरोना वायरस को लेकर करी और सारी इन्फॉर्मेशन को छुपाया, वैसी ही गलती शायद ये इस वायरस को भी लेकर करने जा रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें चाइना के द्वारा कहा गया है कि G4 स्वाइन फ्लू वायरस इज नॉट न्यू, यानी दुनिया जिसे नया वायरस मान रही है, दुनिया भर के डॉक्टर जिसे नया वायरस मान रहे हैं, उसे चाइना नया वायरस नहीं मानता। यकीन मानिए, अगर चाइना ने इस पर कंट्रोल नहीं करा तो शायद दुनिया को एक नई बीमारी फिर से चाइना देने जा रहा है। जानते हैं चाइना से आने वाले इस तरह के वायरसेस का आखिर रीज़न क्या है। देखिए, चाइना के अंदर करीबन 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस मीट इंडस्ट्री से रोज़गार पाते हैं और ये पूरी इंडस्ट्री की जो इकोनॉमी है करीबन 74 अरब डॉलर्स की है, जिसमें लगभग हर एक प्रकार का वाइल्ड एनिमल ये लोग प्रिजर्व करते हैं और उनकी हाइब्रिड तरीके से पैदावार करते हैं, जिसका इस्तेमाल ये लोग खाने में करते हैं और साथ ही साथ जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको बनाने में किया जाता है। इन एनिमल्स में जैसे आपका मुर्गा है, मोर है, कुत्ता है, सुअर है, खरगोश है, सांप है, लगभग हर एक वाइल्ड एनिमल ये लोग पैदा करते हैं हाइब्रिड तरीके से। और इस तरीके की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग की शुरुआत चाइना के अंदर 1970 में वहाँ के राष्ट्रपति माओ जेडोंग के द्वारा की गई। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी गरीबी से उनको बाहर निकाला जा सके और साथ ही साथ में उनकी आय के स्रोत में एक दूसरा स्रोत जोड़ा जा सके। और इसी कारण की वजह से चाइना के अंदर पिछले कई दशकों से इस तरीके के पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही कारण है कि चाइना के अंदर इस तरीके के वायरसेस बार बार बाहर की ओर आते हैं। देखिए, पशुपालन को बढ़ावा देना ये एक अच्छी बात है, लेकिन एट सीवेट, स्नेक, बैट, इस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स को हाइब्रिड तरीके से जनरेट करना ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस तरह के एनिमल्स के अंदर पहले से ही बहुत ही खतरनाक वायरस मौजूद हैं। ये बात करते हैं G4 वायरस की कि आखिर ये है क्या और कैसे ये इंसानों में आया। जुकाम जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको हम इन्फ्लुएंजा डिसीज़ कहते हैं, और जब इसी तरीके का सर्दी जुकाम सूअरों को हो जाता है तो हम उसे स्वाइन फ्लू कहने लगते हैं। जब ये स्वाइन फ्लू इंसानों में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है तब इसको एक नया नाम दिया जाता है। जैसे G4 का पूरा नाम है G4EA-H1N1। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ये G4 वायरस जब ह्यूमंस के अंदर इसके सिम्टम्स मिले तब इसे नाम दिया गया G4EA-H1N1, और जब इस तरीके का वायरस किसी बर्ड में मिलता है तब इसका नाम दिया जाता है यूरेशियन अवाइन लाइक। और ये वाला जो वायरस है ये कॉम्बिनेशन है स्वाइन फ्लू का भी और साथ ही साथ में यूरेशियन अवाइन लाइक का भी। कैसे ये होता है आइए जानते हैं। इस तरीके का वायरस जब 2009 में फैला तो अमेरिका की ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की रिपोर्ट है जो बताती है करीबन 2009 में 5,75,400 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, जो बर्ड्स के अंदर वायरस पाया जाता है उसको बोलते हैं एवियन फ्लू वायरस, इसको ऑरेंज कलर से किया गया है। फिर जो पिग्स के अंदर वायरस पाया जाता है उसे बोलते हैं स्वाइन फ्लू, इसको रेड कलर से किया गया है। फिर जो ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है उसे बोलते हैं ह्यूमन फ्लू। अब मान लीजिए ये बर्ड ऐसे टाइम में पिग के पास में आई जिस टाइम या तो फिर ये पिग बीमार था या फिर ये बर्ड बीमार थी, तो इन दोनों ने क्या करा, अपने वायरस को एक्सचेंज कर लिया। मान लेते हैं कि बर्ड ने अपना वायरस इस पिग को ट्रांसफ़र कर दिया। पिग के अंदर पहले से मौजूद स्वाइन फ्लू और अब उसे नया मिला अवाइन फ्लू, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। यानी अब ये पिग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका है और इसी टाइम पे कोई ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आता है तब ये अपना वायरस उस ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है।
इसी कारण की वजह से इस वायरस का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है G4 यूरेशियन अवाइन लाइक H1N1। जब बर्ड का वायरस डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफ़र होता है तो उसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, और जब पिग का वायरस डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफ़र होता है तो उसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। लेकिन इस बार जो इस G4 का वायरस स्ट्रेन हमें मिला है वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों के वायरस का। ये माइक्रोस्कोपिक पिक है G4 EA-H1N1 वायरस की। चाइनीज साइंटिस्ट और यूएस की PNAS के द्वारा जो पेपर पब्लिश किया गया उसमें क्लियर कट वार्निंग दी गई है कि G4 हैज़ बिकम मोर इन्फेक्शियस टू ह्यूमन एंड कुड बिकम अ पोटेंशियल पेंडेमिक वायरस। अब साइंटिस्ट देश तो चलाते नहीं, देश चलाती हैं सरकारें, और वहाँ की सरकार को समझाए कौन। रिपोर्ट में 338 ऐसे लोगों का सैंपल लिया गया जो सुअरों को पालने का काम करते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे ये सुअर पालन होता है वहाँ की कॉलोनी के आसपास करीबन 230 लोगों का सैंपल लिया गया, और उसमें 10.5% ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे सुअरों के, और 4.5% के आसपास ऐसे लोग थे जिनका किसी भी तरह से कांटेक्ट इन पिग्स के आसपास नहीं था। ओवरऑल अगर बात करें तो करीबन 20.5% लोग इससे इन्फेक्टेड हुए जो करीबन 18 से 35 साल के बीच के थे। साथ ही साथ में इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जिस तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, उसी तरीके से इस वायरस के भी अगेंस्ट में हमारी बॉडी इम्यून नहीं है, और ना ही इसकी कोई भी वैक्सीन है। WHO के द्वारा वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को ये सिग्नल भेजा जा चुका है कि वो अपनी कंट्री के अंदर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग रखें इस तरीके के पिग्स के ऊपर। तो दुनिया को कोरोना वायरस के साथ ही G4 का भी प्रकोप झेलना पड़ सकता है। अब इन वायरसेस के इतने अच्छे अच्छे नाम रखने वाली इंस्टीट्यूशन के बारे में भी जान लेते हैं। ये इंस्टीट्यूशन है द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी। ये 1970 में इस्टेब्लिश की गई थी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।